नमस्कार। आज का टॉपिक है विकास के सिद्धांत के बाद आज का टॉपिक है जीव जीव विकास के प्रमाण। तो विकास किस तरह से हुआ है, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रमाण है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ है, तो उसके कुछ श्रृंखलाबद्ध प्रमाण हैं, उन पर आधारित है ये विकास के सिद्धांत सारे। तो जो प्रमाण है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला जो है वो है एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, मतलब पूरा जीव विज्ञान से प्रमाण है। पूरा जीव विज्ञान यानी कि प्राचीन पादप व प्राणियों के अवशेष या पूर्ण अवशेष या अपूर्ण अवशेष जो कि चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, और इन जो परिरक्षित हैं उन अवशेषों को हम फॉसिल कहते हैं, और इन फॉसिल के अध्ययन को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। इस जीवाश्म विज्ञान की सबसे पहले स्थापना क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और उन्होंने ही जीवाश्मों से जैव विकास के ठोस प्रमाण मिले ये हमें बताया था। तो जो वैज्ञानिक इतिहास में जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है, और भूवैज्ञानिक इतिहास में ये बताया गया है कि जीवों में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है। और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में सबसे पहले हमको शैवाल और जीवाणु मिलते हैं। उसके बाद लाइकोपोड्स, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म के पादपों के जीवाश्म मिलते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्मिक पादपों के जीवाश्म जो कि अभी रिसेंट एरा में मिलते हैं। एक युग में जो जीवाश्म बनते हैं वो पूर्व के युग के जीवाश्मों की तुलना में क्रमिक परिवर्तन पाया गया है। अर्थात कि जो अनादिकाल से जो पादप या प्राणी हैं उनमें विकास होता आ रहा है, ऐसा जीवाश्मों के अभिलेख से स्पष्ट होता है। फॉसिल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि भूतकाल में पादपों व प्राणियों के प्रत्येक वर्ग पृथ्वी पर किसी न किसी युग या काल में बहुतायत से पाए जाते थे या उनकी अधिकता थी, और कालांतर में क्रमशः अत्यधिक विकसित पौधों के साथ जीवन संघर्ष में अधिक सक्षम न होने के कारण या तो वे विलुप्त हो गए, और यदि संघर्ष करके जीवित रह गए तो उनमें विकास होता चला गया। ये जो डायग्राम्स हैं ये विकास के हमको बताते हैं कि इनमें विकास, जैसे कुछ मिलने वाले जीवाश्म जो हैं भारत में, तो जैसे बीजी फर्न है जो उसकी ये पत्ती है, इक्विसिटम की एक जाति है जिसका कि प्ररोह का ये डायग्राम है जो लुप्त हो गया है, और ये मोलस्का का कवच है। इस प्रकार ये कुछ जीवाश्म जो कि हमको सेडिमेंट्री रॉक पर मिलते हैं। तो ये जीवाश्मी प्रमाणों से हमको ये पता चलता है कि इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव टाइप का होता है। अब दूसरा जो है वो वर्गीकरण के आधार पर प्रमाण है, वर्गीकरण से प्राप्त कुछ प्रमाण है। तो जीव जगत में लगभग 17 लाख से भी अधिक पादप जातियां और जंतु जातियां पाई जाती हैं, और इनमें वर्गीकरण कुछ मूल समानता और विभिन्न आधारित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो गेहूं और जौ के पौधे, मीठी मटर और उद्यान की मटर। फिर यदि जंतु में देखें तो शेर, चीता, बिल्ली, इनमें पारस्परिक समानता पाई जाती है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली समानता कौन सी पाई गई? मॉर्फोलॉजिकली वो आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और घनिष्ठता जो है वो जीवों में मिलने वाले जो क्लोज रिलेशनशिप है वो उनके एक पूर्वज को, मतलब ये कैसे, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आपस में मॉर्फोलॉजिकली समानता रखते हैं, तो ये उस चीज़ को इंगित करते हैं कि ये किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। यदि पादप जगत के सभी पादप को उनकी पारस्परिक संबंधता और असंबंधता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो सभी पादप भूवैज्ञानिक काल में एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे? ऐसा लगता है जैसे किसी एक वृक्ष के मुख्य तने से अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं निकली हुई हों, और इन्हीं विभिन्न पादप
वर्गों को प्रदर्शित करता है इस तरह से ये वृक्ष, तो इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। और विकास के इस जाति वंश वृक्ष में सरल संरचना वाले पादप जो होते हैं वो आधारीय रीजन पर होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे जटिल मतलब शाखाएं प्रशाखाएं जो निकलती हैं वो जटिल संरचना वाले पादपों की शाखाओं की ओर पादपों की ओर इंगित करता है। विकास के इस क्रम को सर्वप्रथम लेमार्क ने अपनी प्रसिद्ध फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक ट्री जो है इसको अपनी सर्वप्रथम पुस्तक फिलोसॉफी ज़ूलॉजिक्यू में प्रस्तुत किया था। अवशेषी अगला जो है वो एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब होता है कि जो ऐसे अंग जो उपयोगी कार्य नहीं करते हैं या हमारे शरीर में या पादप शरीर में अनावश्यक होते हैं या न्यूनाधिक रूप से हासित अवस्था में मिलते हैं। कई जीवों में तो ये जो अंग होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, इसलिए इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जैसे केशिया के पुष्प में स्टेमिनोड मतलब वंध्य पुंकेसर पाए जाते हैं, अवशेषी अंगों का एक उदाहरण है ये। अवशेषी अंग में विकास की महत्ता जैसे कि हम एस्पेरेगस के उदाहरण से समझ सकते हैं कि एस्पेरेगस के पौधे में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक प्रकार के पुष्प में जो होता है सामान्य पुंकेसर और वंध्य जायांग होगा, और दूसरे प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर वंध्य पुंकेसर और सामान्य जायांग वाले पुष्प होते हैं। तो पुष्प में ये जो दोनों अवस्थाएं मिलती हैं वो ये प्रदर्शित करती हैं कि एस्पेरेगस के पूर्वज में ऐसे पुष्प थे जिनमें सामान्य पुंकेसर और जायांग थे। मतलब 2 तरह के पुष्प ना होकर एक ही तरह के पुष्प थे और उनके अंदर सामान्य पुंकेसर और जायांग होते थे। और वर्तमान में ये जो अवशेषांग वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ये पूर्ण रूप से विकसित या क्रियाशील थे, मतलब पुराने समय में। इसी तरह से एकेंथैसी और स्क्लोफुलेरेसी फैमिली के अंदर भी वंध्य पुंकेसर पाए जाते हैं। स्क्लोफुलेरेसी में कुल सदस्य में 5 सामान्य पुंकेसर पाए जाते हैं, किंतु कुछ सदस्य जो है उनके अंदर कुछ पुंकेसर वंध्य होते हैं। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इस फैमिली के पूर्वजों में सभी पुंकेसर किसी समय पुराने समय में मतलब आद्य जातियां जो थी उनके अंदर सामान्य पुंकेसर होंगे। इसी तरह से एस्टेरेसी फैमिली के अंदर एबॉर्टिव पिस्टिल, कस्कुटा, औरोबंकी में स्कालीलियूज, म्यूसा के अंदर कार्यविहीन मतलब फंक्शनलेस ओव्यूल्स आदि वेस्टिजियल ऑर्गन के उदाहरण हैं। अब यदि मानव के शरीर में हम देखें तो मानव के शरीर में कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमको मिलते हैं, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पिन्ना ऑफ ईयर, निक्टिटेक्टिंग मेम्ब्रेन। इस तरह से कई सारे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन में भी हमको मिलते हैं। अब अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट जैसे कि एविडेंस है, एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर ये किस तरह से हैं? तो ये संरचनाएं वे संरचनाएं जो आकारिकी रूप में समान होती हैं, मतलब समान आकृति की होंगी, आकारिकी उनकी समान है लेकिन कार्य में वो भिन्न होंगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है होमोलॉगस स्ट्रक्चर का कि मेन है फॉरलिम्स, किनका? मेन ह्यूमन बीइंग, चीता, व्हेल, बेट, इनका फॉरलिम्स जो है वो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजियस इतनी बोन से बना हुआ है। लेकिन इनका जो फंक्शन है हर एक प्राणी में इनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे बैट में और बर्ड में ये जो विंग है ये उनके उड़ने के काम आते हैं। फॉरलिम्स ह्यूमन में जो है वो पकड़ने का काम करता है, चीता में आगे बढ़ने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन है इन मतलब आकृति में समान है और फंक्शन इनका अलग अलग है। इस
प्लांट्स में भी इस तरह के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, जैसे कि बाह्य दल और दल पत्ती के समान संरचनाएं हैं, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। इसी प्रकार अंगूर के टेंड्रिल्स और ड्यूरेंटा के शूल दोनों स्टेम की समजात संरचनाएं हैं। समान उत्पत्ति व स्थिति वाली विशिष्ट व सरल समजात संरचनाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किसी भी संरचना की जटिलता विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन का परिमाण है। मतलब ये जो होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन वाला जो एविडेंस है, ये एविडेंसेस हमको कौन सा डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन प्रदर्शित करता है, और एनालॉगस जो एविडेंसेस हैं वो कॉन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन प्रदर्शित करता है। इसके बाद आते हैं हम कि योजक कड़ियों से प्रमाण। तो योजक कड़ियाँ किसको कहते हैं कि पादपों व प्राणियों के विभिन्न वर्ग संक्रामी पादपों व प्राणियों द्वारा इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब ट्रांजिशनल उसको हम कहते हैं, मतलब दो वर्गों को आपस में जोड़ने वाले जो होते हैं उनको ट्रांजिशनल कहा जाता है। तो इस तरह से ये इंटर रिलेटेड होते हैं और इनको योजक कड़ी कहा जाता है। तो इन योजक कड़ियों में जो प्रिमिटिव और आद्य जाति इन या फिर वर्गों के लक्षणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। जैसे टेरिडोस्पर्म पादपों में फर्न व बीजीय पादपों के लक्षण मिलते हैं। ये इस इंगित करता है कि प्राचीन काल में फर्न से टेरिडोस्पर्म वर्ग के पादप की उत्पत्ति हुई होगी और टेरिडोस्पर्म पादपों से बीजीय पादपों की उत्पत्ति हुई होगी या और विकास हुआ होगा। प्राणी जगत में ऐसी अनेक योजक कड़ियाँ मिलती हैं, जैसे युग्लिना में क्लोरोफिल होता है और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पोषक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं की भांति पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण जंतुओं के समान, कुछ लक्षण पादपों के समान होते हैं। तो पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी। इसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉसिल प्लांट आर्चियोप्टेरिस टेरिडोफाइटा एवं उसके अंदर टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो इसको इन दोनों वर्गों की योजक कड़ी का कहा जाता है। योजक कड़ियों की विवेचना व स्पष्टीकरण जैव विकास के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके बाद भौगोलिक वितरण से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भौगोलिक वितरण सभी भूमंडल पर सभी पौधे और प्राणियों का भौगोलिक वितरण एक समान नहीं है। कुछ का वितरण अधिक विस्तृत है तो कुछ जीवों का वितरण सीमित होता है। जैसे कि यूकैलिप्टस पौधे के वृक्ष की और थैली वाले स्तनधारी, मतलब जैसे प्राणी जैसे कि कंगारू, जो कि प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। इन पौधों के वितरण केवल जलवायु की विभिन्नता के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जैसे साउथ वेस्ट अमेरिका, अफ्रीका के डेजर्ट में जलवायु समान होती है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में मिलने वाली पादप जातियां जो है वो भिन्न भिन्न होती हैं। कैक्टस वर्ग के पादप दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, लेकिन अफ्रीका के मरुस्थल में ये बहुतायत से मिलने वाली यूफोर्बिया की जाति होती है, जो कि अमेरिका के मरुस्थल में कभी कभी ही मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में किसी भूवैज्ञानिक महाकाल में ये क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में एक ही पूर्वज प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न जातियां भी इन क्षेत्रों के अलग हो जाने से अलग हो गई है। मतलब कि ये जो क्षेत्र हैं किसी समय किसी भूवैज्ञानिक काल में एक जैसे होंगे और किसी भूवैज्ञानिक काल में ये अलग अलग हुए होंगे।
तो अलग होने से क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में जो जातियां थी वो वहीं रह गई और दूसरी जातियां दूसरे क्षेत्रों में इस तरह से ये एक दूसरे से अलग हो गई। एक ही जलवायु दो क्षेत्रों में विभिन्न वनस्पति की विभिन्नता प्राकृतिक रुकावट के कारण भी हो जाती है। प्राकृतिक रुकावट के कारण जैसे समान जलवायु क्षेत्रों में जैसे बीच में ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, समुद्र है या मरुस्थल है, तो ये प्राकृतिक अवरोधकों का कार्य करते हैं और इन अवरोधकों के कारण पादप या प्राणी का विकास एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। फलस्वरूप एक ही पूर्वज से विकसित असमान क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों में इतनी विभिन्नता आ जाती है कि इनमें पारस्परिक संबंध को खोजना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार भौगोलिक वितरण से जैव विकास का ठोस प्रमाण मिलता है। इसके बाद आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल प्रमाण। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर जाइगोट से जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और उससे नई संतति का निर्माण होता है। तो जाइगोट से वयस्क बनने तक के जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं ओंटोजिनी। और इस जीव मतलब अर्थात ये जो इसका मतलब हो गया कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री को हम ओंटोजिनी कहेंगे और पूर्वजों से लेकर जाति के विकास के इतिहास को हम फाइलोजिनी कहते हैं। और ओंटोजिनी फाइलोजिनी को दोहराता है। इसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी या पुनरावर्तन थ्योरी या बायोजेनेसिस। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कशेरुकियों के अंदर जैसे मानव, पक्षी, कछुआ, मेंढक, मछली, इन सभी के जो यंग एम्ब्रियो हैं उनमें बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, बहुत समानता होती है और सभी के यंग एम्ब्रियो के अंदर पूंछ और गिल छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक समानता के कारण एम्ब्रियो के अंदर जो प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव और मुर्गी के एम्ब्रियो में भी विभेदन करना कठिन हो जाता है। तो इससे जो परिपक्व के बाद ये समाप्त हो जाती है विभिन्नता। तो जैसे रिकैपिचुलेशन थ्योरी के अनुसार जैसे कि पूंछ युक्त टैडपोल लार्वा उस अवस्था को प्रदर्शित करता है जो मेंढक के विकास काल में बीत चुकी है या मेंढक के पूर्वजों में पूंछ थी और इसीलिए मेंढक मछली के समान पूर्वजों से विकसित हुआ है। अब इसी तरह के उदाहरण हमको प्लांट्स में भी मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल के जो सीडलिंग्स है उसके अंदर जो बाइपिन्नेट संयुक्त पर्ण पाया जाता है, लेकिन पूर्ण विकसित पौधों के अंदर फिलोड ही पाए जाते हैं। इसमें से इस बात का प्रमाण मिलता है हमको कि ऑस्ट्रेलियन बबूल ऐसे पौधे थे जिनके अंदर बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ उपस्थित थी और पूर्ण विकसित पौधे के अंदर ये सामान्यतया होती है। अब इन तथ्यों के आधार पर वॉन बेयर ने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला सिद्धांत है भ्रूण में संबंधित जंतु या पादप में विशिष्ट लक्षणों से पहले वे सामान्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जो इससे मिलती जुलती जातियों में पाए जाते हैं। सामान्य लक्षणों में से सबसे अधिक सामान्य और बाद में कम सामान्य लक्षणों का विकास होता है और अंत में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जीवों में मिलती जुलती जातियों के लक्षणों से जीव जो है वो मिलती जुलती जातियों के लक्षणों से जैसे जैसे विकास होता जाता है धीरे धीरे भिन्न होता चला जाता है। किसी जीव की भ्रूणीय या युवा प्रावस्थाएं इससे मिलती जुलती निम्न कोटि के जीव की भ्रूणीय या युवा प्रावस्था से काफ़ी समान होती है। तो इनको बेयर ने ये नियम दिए थे, वॉन बेयर ने, इसलिए इनको बेयर का नियम कहा जाता है। तो इस सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि जीव अपनी भ्रूणावस्था में
पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराता है। और हीकल ने इसे बायोजेनेटिक लॉ या जाति आवर्तन का नियम कहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मांस के पादप में जीवन वृत्ति में जो उसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, वो मांस पादप वर्ग के शैवालीय पूर्वज, जो शैवालों से इनकी उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है कि एल्गल एंसेस्टर स्टॉक को ये इंगित करती है। इसी तरह से एक बीजपत्री पादपों के अंदर एक बीजपत्री पादपों में जो साइफनोस्टील, नवोद्भिद के अंदर साइफनोस्टील होती है, और जैसे जैसे परिवर्धन होता जाता है ये डिक्टियोस्टील में परिवर्तित हो जाती है और इसमें संवहन पुल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि टेरिडोफाइट के अंदर साइफनोस्टील पाई जाती है। तो इस प्रकार साइफनोस्टील डिक्टियोस्टील की तुलना में प्रिमिटिव है और द्विबीजपत्री पादपों के अनेक स्तंभ में सामान्यतः साइफनोस्टील मिलती है। एक बीजपत्री पादपों के ऐसा माना जाता है, अब इस एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बीजपत्री पादपों के पूर्वज रहे होंगे। कौन? द्विबीजपत्री पादप। इसके बाद आते हैं हम एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। कुछ जैव रासायनिक प्रमाण है ये। तो प्रारंभिक जीवों में जटिलतम जीवों तक सभी कोशिकाओं में जीवद्रव्य होता है और उसका रासायनिक संगठन भी लगभग समान ही होता है। अधिकांश जीव वर्ग में समान पाचक एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, मिलता है। विभिन्न वर्गों के एक ही एंसेस्टर स्टॉक से उद्भव हुए हैं, ऐसा इंगित करते हैं। सभी प्रकार के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। ग्रोथ हार्मोन जो पादपों द्वारा निर्मित और स्त्रावित होते हैं, इनकी रासायनिक संरचनाएं सभी पादपों में एक जैसी ही होती है, जो कि समान पूर्वज प्रभाव की पुष्टि करता है। इसी प्रकार हरित पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जो कि आदिकाल में भी हरित पादपों के एक ही पूर्वज थे, जो कालांतर में हरित पादप के विभिन्न वर्गों का विकास हुआ है। इसी तरह से कुछ विशेष पादप वर्ग में कोई विशेष रासायनिक पदार्थ मिलता है, जबकि अन्य वर्गों में इसका अभाव होता है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि उस वर्ग के सभी पादप आपस में संबंधित हैं और संभवतः एक ही एंसेस्टर स्टॉक से उत्पन्न हुए हैं और विकसित हुए हैं। सभी जीवों में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया लगभग समान होती है और ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो एटीपी ही प्रमुख ऊर्जा वाहक का कार्य करता है। तो इस प्रकार कई सारे ये उदाहरण हैं केमिकल प्रभाव के। जैसे अब इसमें कुछ हम पौधों के लिए यदि कह सकें कि कुछ विभिन्न प्रकार के ग्रुप के पौधे हैं जिनके अंदर रासायनिक पदार्थ एल्केलॉइड और एरोमेटिक ऑयल, रेजिन आदि का मिलना उनकी निकट बंधुता का प्रमाण है। जैसे विशेष प्रकार के शाराब आलू कुल सोलेनेसी के अंदर मिलते हैं और जो कुल की अन्य विशेषताओं में भी समानता रखते हैं। इसी प्रकार रेजिन युक्त तारपीन का तेल कॉनिफर से मिलता है। मिंट फैमिली के सदस्यों के अंदर एरोमेटिक ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम ये जो कोई वाद न होकर एक सामान्य उद्गम या रसायनों की उपस्थिति ये बता सकता है कि ये अन्य गुणों में प्लांट एक दूसरे से या कह लो कि जीव एक दूसरे से किस प्रकार समानता रखते हैं। इसके बाद आते हैं हम कृषि व पालतू जानवरों से प्रमाण। तो सभी जीव वैज्ञानिक इस बात से एकमत हैं कि फसली पौधे और पालतू जानवर जंगली जातियों के वंशज हैं। कुछ फसली पौधे और पालतू जानवर में तो इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि मालूम करना कठिन हो जाता है कि ये जंगली पूर्वज की कौन सी जाति है। जैसे
जो गोभी उगाई जाती है, विभिन्न किस्मों के लक्षणों के समानता के आधार पर एक पूर्व जंगली जाति से इसको संबंधित किया गया है, जो केवल अब यूरोप में ही मिलती है। मानव ने हाइब्रिडाइजेशन और अन्य जो टेक्निक्स हैं उसके द्वारा जो फसली पादप हैं, घरेलू जानवर हैं, उनमें अपनी इच्छा के अनुसार या डिज़ायर्ड कैरेक्टर का समावेश कर दिया है, जो जीव विकास के प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। और ये भी बताते हैं कि जीवों में परिवर्तनशीलता का गुण प्रचुर होता है। आदिकाल में वातावरण में परिवर्तन के साथ जीवों में गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से नई जातियों का विकास होता है। एविडेंसेस फ्रॉम सीरोलॉजी, तो जैव विकास में सीरोलॉजी का भी एक बहुत सीरोलॉजी से भी प्राप्त प्रमाण मिलते हैं। जैसे किसी पौधे से प्रोटीन का इंजेक्शन यदि खरगोश के शरीर में दिया जाता है तो ये प्रोटीन्स एंटीजन के समान व्यवहार करते हैं और खरगोश के शरीर में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती है, जो खरगोश को पादप प्रोटीन की हानिकारक क्रियाओं से इम्यून कर देता है या हानिकारक क्रियाओं के प्रभाव से बचा के रखता है। अब यदि ये जो असंक्रामित या प्रतिरक्षित खरगोश से जो प्राप्त सीरम यदि उसी पादप से संबंधित किसी अन्य पादप के प्रोटीन में ये डाला जाता है तो उसमें प्रेसिपिटेशन बन जाता है। तो सीरम को हम क्रमशः उन पादपों के प्रोटीन में डाला जाए जो विशेष पादप विशेष से संबंधित नहीं होते हैं या कम संबंधित होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन की मात्रा भी क्रमशः कम होती जाती है। तो ऐसे प्रयोग जो हैं वो ये बताते हैं कि एक ही पूर्वज प्रभाव से उत्पन्न होने वाले पादप आपस में संबंधित होते हैं। वर्तमान में संबंधी पादपों में मिलने वाली जो विभिन्नताएं हैं वे विकास के क्रम में परिवर्तनों का परिणाम है। सीरोलॉजिकल साइंस के आधार इससे ये संबंध इंगित होते हैं और इन पादपों में विभिन्न प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी समानता देखने को मिलती है। और इस प्रकार के परीक्षण कॉन्सबर्ग ने पादपों के पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए किए थे। इसके बाद आते हैं हम पूर्वजता से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म, कि किसी जीव का पूर्वजों के समान, किसी भी जीव का पूर्वजों के समान रिवर्स्ड हो जाने को एटाविज्म या पूर्वजता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, नींबू की पत्ती में ये उदाहरण मिलता है हमको कि नींबू की पत्ती जो कभी कभी यूनिफोलिएट पत्ती के पार्श्व में दो अन्य लीफलेट्स परिवर्धित हो जाते हैं तथा पत्ती को ट्राइफोलिएट बना देते हैं या पत्ती ट्राइफोलिएट हो जाती है। तो ये इस तथ्य को इंगित करता है कि नींबू के पूर्वज में पत्ती संयुक्त और बहुपर्णिक थी, लेकिन कालांतर में विकास के कारण एक पर्णक के अलावा अन्य सभी पर्णकों का ह्रास हो गया। तो नींबू की पत्ती में फलक व पंखयुक्त पर्णवृंत जहाँ जुड़ते हैं वहाँ एक खांच या सकरापन मिलता है, जो कि इस घटना का शेषांग है, इस तथ्य की पुष्टि करता है। लास्ट जो है एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, कि जीव के जो सभी लक्षण हैं उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम परिस्थित जीन्स के अनुसार होते हैं। किसी एक जीव जाति के सदस्यों के बीच लक्षणों में विभिन्नता उनके जीनोटाइप में विभिन्नता के कारण होती है। एक जाति के सदस्यों के बीच जीनोटाइप में विभिन्नताएं होती है, लेकिन उनकी कैरियोटाइप जो है, कैरियोटाइप मतलब गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, रचना और उसके विन्यास को हम कैरियोटाइप कहते हैं, तो समान होता है। अर्थात कैरियोटाइप जो है वो जातीय लक्षण होता है। कोई भी जीव अपनी जाति के अन्य सदस्यों से जनन कर सकता है। दो भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच जनन संभव नहीं है।
यदि विभिन्न जातियों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कुछ सीमा तक सफल हो जाता है तो इन जातियों के घनिष्ठ जो विकासीय संबंधों को प्रमाणित करता है। जैसे हम घोड़े की जाति का एक एग्जाम्पल इक्वस कैबेलस और गधे की जाति इक्वस एसिनस में क्रॉस ब्रीडिंग सफलतापूर्वक कराया गया और उससे जो हाइब्रिड बना उसे मूले उत्पन्न हुए और मतलब खच्चर। और ये खच्चर जो हैं यद्यपि स्टेराइल होते हैं लेकिन ये सिद्ध करते हैं कि इक्वस एसिनस और इक्वस कैबेलस की आनुवंशिक पदार्थ काफ़ी समान है और घोड़े और गधे एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। इसी प्रकार पादपों में कॉटन, वीट, टोबैको, पोटैटो ये सभी हाइब्रिड हैं। मतलब पहले किसी दो जातियों को आपस में जो करीबी रिलेटेड है उनको आपस में क्रॉस करवा के और इनको इस हाइब्रिड को तैयार किया गया है। तो इसके जो अतिरिक्त जीन्स के आकस्मिक परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण संतानों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, लक्षणों में स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन हो जाते हैं और उससे नई जाति का विकास हो जाता है। उपरोक्त ये सारे जितने भी जैव विकास के प्रमाण हमने देखे, इससे ये प्रमाणित होता है कि आधुनिक विकास में जो कि जैव जीवों में विकास हुआ है और ये विकास प्रोग्रेसिव या फिर रेट्रोग्रेसिव दोनों तरह का, कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दोनों प्रकार का विकास हो सकता है। ये हमको विकास इन प्रमाणों के आधार पर पता चलता है। धन्यवाद।